नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, मैं ऋषि कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं। सीटेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको एक तो आइडिया हो जाता है कि पेपर कैसे आएगा। दूसरा, आपका जो है अपनी तैयारी का लेवल पता चल जाता है कि आपने कितनी तैयारी की है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो मतलब कि आप अच्छा खासा आपकी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, जरूरी नहीं कि वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन कभी कभी रिपीट कर देते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट से तो सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा ही। तो इसलिए मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, सिर्फ आप प्रश्न नहीं कराता, आपको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। उस प्रश्न से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करता हूँ, जिससे कि आपको उस कॉन्सेप्ट से घुमा फिरा कभी क्वेश्चन पूछे तो आप सॉल्व कर पाओ। चलिए देर न करते हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता है कि हम लोग 2016 के जो पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, सीटेट 2016 सितंबर का जो पेपर हुआ था उस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। वीडियो देखने के बाद से आप हमारे टेलीग्राम में जाकर के फैक्ट नॉलेज सर्च करिएगा। टेलीग्राम में जाकर हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, उससे जाकर के आप एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा हमारा 2016 का, देखिए सितंबर का पेपर है। ठीक है, दिखा सकता हूँ, लिखा हुआ 2016। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों में प्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सी विधि प्रभावी है। ऑप्शन 1 है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रेत्यात्मक परिवर्तन न हो तब तक दंड का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर 3 है पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ में नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है कि याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही में विचारों में बदलना। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से सही जो हमारा आंसर हो जाएगा, आपसे आग्रह है कि आप जो है सिर्फ वीडियो ना देखिए। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो और उसके बाद ऑप्शन भी पढ़ रहा हूँ, तो आप भी ऑप्शन को पढ़िए। मन करे तो वीडियो पॉज कर लीजिए और ऑप्शन पढ़ के क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन पढ़िए। आपको जो करेक्ट आंसर लगता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। ऐसे मत लिखिए ए बी ऐसे नहीं लिखना है। आपको लिखना है पहला 1 लिखना है, पहला का ए या बी या सी, जो आपको सही लगता है। इससे आपका भी रिवाइज होता रहेगा, आपको याद भी होगा। अगर मान लीजिए बाई चांस क्वेश्चन सही हो जाता है, सही या गलत इससे मैटर नहीं करता, आपको बस जवाब देना है। अगर आप सही करते हो तो अच्छी बात है, अगर गलत करते हो तो आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, सही करोगे तो आपको उतना कॉन्फिडेंस बनेगा। आप करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और अच्छा भी फील होगा। तो इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा, यहाँ हम लोग सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना, उन्हें तर्कशक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अब देखिए समझते हैं हम लोग। आपको जैसे पता है कि हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, तो यहाँ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। विद्यार्थियों में मान लीजिए संप्रत्यात्मक विकास को जो प्रोत्साहन देने के लिए, देखिए इफ कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, संप्रत्यात्मक विकास, आपको जो है हिंदी के वर्ड्स थोड़े थोड़े से भारी हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा परेशानी होती होगी। ठीक है, हिंदी के वर्ड्स को आप याद कर लोगे। एक्चुअली में अगर मान लीजिए मैंने हिंदी में आपको डिस्कशन कर दिया, ठीक है, हिंदी में आप याद कर लिए, लेकिन अगर आप उसका उस वर्ड का इंग्लिश मतलब जानोगे तो थोड़ा सा एक तो आसानी होती है आपको। दूसरा, आप जब पेपर में जाओगे तो सॉल्व करने में वहाँ इतने टफ एक तो अपने दिमाग फूका हुआ रहता है आपका, जो है टेंशन में रहते हो, ऊपर से इतने भारी भारी वर्ड सुन के मोरल और डाउन हो जाता है विद्यार्थियों का, मतलब शिक्षार्थी होगा या फिर जो भी आप लोग जा रहे हैं, जो भी आप लोग समझते हो। तो इससे क्या होगा कि जो आपको जो है इंग्लिश का वर्ड सुनेंगे तो वो थोड़ा आसान लगता है। मान लीजिए कि आप क्या कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट थोड़ा सा आसान लगेगा, लेकिन अब संप्रत्यात्मक में पहले ही लोग का दिमाग खराब कि क्या कह रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है संप्रत्यात्मक यानी कि कॉन्सेप्चुअल विकास को प्रोत्साहित देने के लिए क्या करना होगा, तो उनको बहुत से उदाहरण देना। मान लीजिए कि हम ही आपको जो है बताते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उसमें बहुत सारे जो है पहलुओं को डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन हो गया, तो उससे बहुत सारी चीज़ों से रिलेट करके मैं आपको उदाहरण देता हूँ। तो बहुत सारे उदाहरण देने से क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे एकदम। ठीक है, और कॉन्सेप्ट आपका डेवलपमेंट जो है इसको प्रोत्साहित हो किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें तर्कशक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि जैसे कि मैं आपको कहता हूँ, ठीक है, कि आप
हालांकि आप बच्चे नहीं हो, आप शिक्षक हो, लेकिन विधियाँ तो शिक्षण की सेम है ना, ठीक है। आप बड़े क्लास में जाते हो तो थोड़ा उसके अनुसार आप सब्जेक्ट पढ़ाने का तरीका बदल देते हो, लेकिन पढ़ाने की विधियाँ तो नहीं बदलती ना। बस आप देखोगे कि उस बच्चे पे कौन सी विधि, आप किस क्लास को कौन सी विधि से पढ़ा सकते हो, बस दैट्स ऑल। बाकी विधियाँ तो सेम ही रहती हैं। तो अब देखिए, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। इससे क्या होगा, आप तर्क शक्ति लगाओगे, क्वेश्चन के आंसर सोचने का प्रयास करोगे और उसके आंसर कमेंट में लिखोगे, तो तर्क शक्ति का विकास होगा आपके अंदर खुद ये क्षमता विकसित हो जाएगी। जब आप मैंने जितने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराया है पिछले के, और अभी भी आगे कराऊंगा, सारे अगर आप कर लेते हो, आप खुद से यही मेथड को ट्राई करके करते हो, मैं गारंटी देता हूँ आपको, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके अंदर इतनी क्षमता हो जाएगी कि आप क्वेश्चन देख के कम से कम सॉल्व तो कर लोगे। मतलब अगर आपको नहीं भी पता है ना, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर नहीं भी पता, तो आप तर्क लगा करके, सोच लगा करके अपना, और मेरे सारे डिस्कशन भी सुना है आपने अगर सारे क्वेश्चन का, तो आप तर्क लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी होगा, तो हमको लग रहा है ये होगा। अगर आपको नहीं भी पता तभी भी आप उस ऑप्शन को सही मार दोगे, ठीक है, मैक्सिमम चांस है आप सही ही करोगे, ठीक है। तो सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिए और सुनिए। और मैं आज से आपके लिए और करने वाला हूँ कि आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो, मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो पेडागोजी का जो, मैं आपको पता है 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन, तो उसको 15-15 में कराता हूँ। 15-15 कारण से क्या होता है कि आपको वीडियो लंबी हो जाती है डिस्कशन में, आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हो। तो देखिए, नुकसान मेरा नहीं है इसमें, नुकसान आप लोग का है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे, नुकसान आपका है, सीधी बात। तो उसमें क्या करना है आपको, वीडियो पूरा देखें, पहले बात तो वीडियो पूरा देखें। और मैं आज से क्या करना हूँ कि 10-10 क्वेश्चन करके, 10-10 क्वेश्चन का 3 वीडियो बनाऊँगा, यानी कि 10-10 क्वेश्चन करके वीडियो बनाऊंगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप देख सको। क्योंकि मेरा है ये है कि मैं वीडियो ज़्यादा बनाऊँ कम बनाऊँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वीडियो ये बनाना का मतलब है कि आप वीडियो देखो। क्वेश्चन अगर आप देखोगे नहीं, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं जो रिपीट कर देते हैं, और पता चले कि रिपीट कर दिया क्वेश्चन, मैं आपको बोलूँगा अभी कि देखिए इस ईयर के पेपर से आया है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, कहाँ आया है सर, आपने नहीं करा है। अरे भाई, मैंने सब कराया हुआ रहेगा, मैं सब करा दूंगा, लेकिन अगर आपने देखा ही नहीं है तो क्या फ़ायदा मेरे कहने का। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अगला प्रश्न हमारा, इसको समझ लिया आपने। अगला प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। अब देखते हैं कौन से वातावरण में सीखेंगे। ऑप्शन, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है और बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों से आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रखने की अपेक्षा करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन नंबर डी है, जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज कर लिया होगा, क्वेश्चन को पढ़ के, और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। हम यहाँ पे आंसर मार्क करने जा रहे हैं। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए, इसको क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि प्राथमिक विद्यालय यानी एलिमेंट्री एजुकेशन, जो एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं, उसमें जो बच्चे हैं वो कौन से वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये होगा कि जहाँ भी उनकी संवेगात्मक आवश्यकता, यानी कि जो उनकी आवश्यकताओं को समझा जाएगा, ठीक है, उनकी इमोशंस को समझा जाएगा, वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, और जो भी वो अनुभव करते हैं, वो उनको ये एहसास दिलाया जाएगा, जो भी अनुभव करते हैं या जो भी वो बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, अनुभव करते हैं यानी कि जो ग्रहण करते हैं और जो एक्सप्रेस करते हैं, उन चीज़ों को वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि मान लीजिए कोई बच्चा, जैसे कि मैंने पहले भी उदाहरण दिया हुआ है कि कोई बच्चा अगर घर से कोई चीज़ लेकर के आता है, अपना भाषा लेकर के आता है घर से, अपना भाषा, तो उसको नेगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, उसको ह्यूमिलेट नहीं करना है। किसी बच्चे को जो मान लीजिए कोई चीज़ अगर अपना पक्ष रखता है, मान लीजिए आपने कोई चीज़ पढ़ा है, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको कि इवोपरेशन से जो है क्वेश्चन था, वाष्पोत्सर्जन से, कि जो है कटोरे में से पानी कहाँ चला गया, आपने करके दिखाया प्रयोग, तो कोई बच्चा बोल रहा है कि पानी उड़ गया, कोई बोला कि कटोरा खा गया, पानी को पी गया, कोई बोलता है कि पानी गायब हो गया। तो इस चीज़ों को आपको
नकारना नहीं है, नेगलेक्ट नहीं करना है, आपको बस उसको जो है सही कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो उसको कॉन्सेप्ट को आपको चेंज करना है। यानी कि आप बोलोगे कि सही कॉन्सेप्ट बताओगे उदाहरण दे करके, ठीक है। ऐसा ना कि नहीं तुम लोग गलत कर रहे हो, ये चीज़ नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उनके संवेगात्मक आवश्यकता की पूर्ति हो, और वे जो अनुभव करते हैं उसको भी महत्वपूर्ण देना, उनको ये समझाना, उनको ये विश्वास दिलाना कि वो जो कह रहे हैं, वो जो महसूस कर रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ना कि जो है शिक्षक की जगह हम डिक्टेटर की तरह आदेश दे दे कि नहीं मानना ही है, और जो है सभी को निष्क्रिय, शिक्षक जो है सिर्फ सक्रिय रहे, विद्यार्थी निष्क्रिय रहे, ये सारी विधि आप जानते हो। और एक चीज़ और, जहाँ भी दो चीज़ें, जहाँ प्रभावी अधिगम या कोई भी पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा हो, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा हो, निगेटिव की बातें करो, कोई पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा हो, और जहाँ भी ऑप्शन में आ जाए, ठीक है, कि शिक्षक एक अधिकारवादी होता है, यानी और आदेश देता है, रूल करता है, या फिर आपको रटवाता है, परिभाषा याद कराता है, ये सारे ऑप्शंस अगर आ गए, किसी कीमत पे भी वो ऑप्शन सही नहीं होगा, आपको वो ऑप्शन छाट देना है। तो ये सारी टेक्निक है जो मैं आपको वीडियो के समय से बताता रहता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आप अपना नुकसान करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? अब देख लेते हैं हम लोग क्या पता चलता है। ऑप्शन, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं। ऑप्शन बी है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। अब आप बताएंगे इसमें से क्या सही है, ठीक है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए हम लोग आंसर पे बढ़ते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि ABC, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यानी बच्चे की कुछ स्मृतियाँ पहले से भंडारित हैं, उसने पढ़ा है, मान लीजिए कौवे को देखा हुआ है, तो वो चीज़ें देखते ही पहचान गया कि जो है ये एक पक्षी है। पक्षी की बात, दूसरा है कि वो जो पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है कि पक्षी किसको कहते हैं, ठीक है, जानवर किसको कहेंगे, पक्षी किसको कहेंगे, ये चीज़ें वो डिफरेंस करना सीख चुका है, पक्षी के बारे में जान चुका है। और तीसरा है, बच्चे ने अपना अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया। ऑब्वियस है, जब तक भाषा का विकास नहीं होगा, बच्चा मान लीजिए कि वो खिड़की से देख रहा है, कौवा को देख रहा है, वो बोल रहा है, यानी कि भाषा का विकास कर लिया है, भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया। पूरी तरह से भाषा का विकास नहीं करने ना, तो बोल सकता था कि जो एक पक्षी उड़ के जा रहा है या एक कौवा उड़ के जा रहा है, लेकिन उसकी पूरी तरह से भाषा का विकास हुआ है या ना हुआ ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसने कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, ये करेक्ट है। तो यहाँ ऑप्शन ABC तीनों सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो ख़त्म होते समय जब आप वीडियो के लास्ट में पहुँचते हो, तो आपने वीडियो में जितने क्वेश्चन कराया गया उसमें से आपने जितने अटेम्प्ट किए हैं कितने सही हुए हैं, ठीक है, कितने सही हुए। अगर आपने सही क्वेश्चन आंसर दिया हो, गलत दिया हो, कितने भी हो, 2 क्वेश्चन सही हुआ हो, 5 सही हुआ, 10 का 10 सही हुआ, 8 सही हुआ हो, ठीक है, तो वो उस आप लास्ट में लिखेंगे। जैसे पूरा AB 10 का 9, 9 का C, 10 का B, ऐसे करके आप लिख रहे हो, 8 का C, ऐसे करके लिख रहे हो। लेकिन लास्ट में जब आप पूरा जब मैं कहूँगा कि जो है चलिए ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में, उस टाइम आप क्या करोगे कि अपना स्कोर लिखोगे। यानी कि 10 क्वेश्चन मैंने कराऊंगा मैं, तो 10 में 8, 10 में 7, 10 में 5, जो भी आपका स्कोर है वो लिखोगे। इससे मुझे भी आइडिया मिलेगा कि मैं आपको कितना डिस्क्राइब करूँ, कितना नहीं। बहुत से लोगों ने कमेंट में बताया कि वीडियो लंबी हो रही है सर। तो वीडियो लंबी हो रही है तो आपकी मदद के लिए कर रहा हूँ मैं। अगर क्या चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जो है मैं सिर्फ क्वेश्चन करा के निकल जाऊँ, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं बिल्कुल वही करूँगा। मुझे क्या पड़ा है, मैं क्यों डिस्कशन करूँगा, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? ऑप्शन ए, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। ऑप्शन बी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। ऑप्शन सी, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। ऑप्शन डी, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। अब आप क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा आपने, ठीक है, ऑप्शन भी पढ़ लिए होंगे। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए।
इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। देखिए ये री इन्फोर्समेंट होता है, यानी कि आप जो है मोटिवेट करते हो बच्चों को। कोई शिक्षक, देखिए आप समझ रहे हैं, कोई शिक्षक का अपने विद्यार्थियों को कहे कि जो उनकी भीतरी प्रेरणा है उसके कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यानी मोटिवेशन के बारे में आप जब पढ़ोगे तो दो तरह के होते हैं, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक प्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब कि आपको अंदर से फीलिंग आती है, अंदर से मोटिवेट होते हैं। जैसे कि किसी बच्चे को ठानना है कि मुझे जो है, ऐसा सही नहीं है लेकिन अगर उसको ठानना है कि मुझे जो है फर्स्ट लाना है, 95% लाने हैं, 90% लाने हैं, जितना परसेंटेज लाना हो वो उसका अपनी मर्जी है, तो वो खुद से ठान लिया हो और खुद उसके लिए मेहनत करा हो, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। और जैसा कि इसमें ऑप्शन दिया है कि अगर ठान ले, जैसे उसको कहा जाए कि तुम 90% लाओगे, पिताजी मान लीजिए कहते हैं 90% लाओगे तो तुमको साइकिल दिलाऊंगा, ठीक है। अब बच्चा लगा पड़ा है कि जो उसके लिए मेहनत कर रहा है, ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन होता ये है कि जो है एक्सटेंसिक मोटिवेशन यानी कि बाहरी अभिप्रेरणा जो होती है वो क्या होता है, वो आपको जो है कुछ समय के लिए तो मोटिवेट करेगा, पर आपको जो है पुरस्कार के लिए किया जा रहा है आपको, ठीक है, तो कुछ समय तक मोटिवेट करेगा, पर उसके बाद से फिर आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, एक लेवल तक चलने के बाद से आपको खत्म हो जाएगी। पर आंतरिक अभिप्रेरणा जो है काफ़ी समय तक बनी रहती है, जब तक वो खुद से अंदर से मोटिवेट है। वो कहा नहीं जाता कि अंदर आग जलाना, जो अंदर एक आग लगी पड़ी है, कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे आप लोग में, आप लोगों के अंदर एक आग लगी पड़ी है कि मुझे जो है सीक्रेट निकालना है। आप लोग को जो है अभी क्या कर रहे हो, आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आपके अंदर ये मोटिवेशन किसी और ने तो नहीं किया कि जो है, हाँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बाहरी प्रेरणा से कर रहे होंगे कि सीटेट निकाल लूँगा, उसके बाद से जॉब तो मेरा रखा पड़ा है, आराम से जॉब करूँगा। और कुछ लोग सिर्फ सीटेट निकालने के लिए कर रहे होंगे कि हाँ चलो मैं सीटेट निकालूंगा किसी अलग में, सीटेट क्या है, आराम से हो जाएगा। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि सीटेट आराम से हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता हूँ, कभी भी मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि सीटेट निकालिए आपका जॉब रखा हुआ है, नहीं, मैं कहता हूँ कि सीटेट निकालो, उसके बाद से आप फिल्टर्ड हो जाओगे, आपको आगे मेहनत करने में आसानी होगी, ठीक है। पूरी ताकत इसी में नहीं झोंक दो, ठीक है, आराम से तैयारी करो, सिंपल वे में हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सीटेट को भगवान मत मान लो, दुनिया मत बना लो, ठीक है। तो देखिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ, मैं आपको ये भी एक ये बाहरी प्रेरणा है कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि चलिए तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आप उस चीज़ को सुन के अगर आप खुद से ठान ले रहे हो कि मैं तो किसी हालत में निकाल के रहूँगा इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। लॉकडाउन था, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने ढिलाई की, लेकिन आपने जो है अपना जो है समय का सदुपयोग किया, स्कूल बंद है, विद्यालय आपके बंद है, तो उसका सदुपयोग किया, आपने तैयारी की अच्छे से, तो ये आपका आंतरिक प्रेरणा हुआ। वीडियो थोड़ा डिस्कशन लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब आप बाहर से कोई चीज़ आपको डिस्कस किया जाएगा कि जो है अगर आप सीटेट कर लोगे तो आपको जो है, जैसे बिहार नियोजन अभी हो रहा है, उसमें आपको मौका मिलेगा, ठीक है, आपको जो है नियोजन में मौका मिल जाएगा, या फिर आपकी सरकारी नौकरी पक्की है, तो आपका बाहरी प्रेरणा हो गया। समझ गए आप अच्छे से, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ बाकी ऑप्शन डिस्कस करते हैं। काम जल्दी पूरा करो तो मैं टॉफ़ी दूंगी, ये बाहरी प्रेरणा हो गया, ठीक है। भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करना है, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। इससे क्या होगा कि अंदर से उसके अंदर होगा कि हाँ मैं सीख जाऊँगा, करूँगा तो ज़रूर सीख जाऊँगा, धीरे धीरे मैं सीख ही जाऊँगा, ये चीज़ उसके अंदर से आएंगी। बाकी देखते हैं, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लूँ। अब ये क्या कर रहे हैं हम लोग, दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं कि वो कर ले रहा है, उसके पहले से हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। कंपटीशन भी बाहरी प्रेरणा है, ठीक है। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने एक से एकदम ठीक कर लिया, ये भी कंपेरिजन है, ठीक है। तो कंपेरिजन या कंपटीशन भी बाहरी प्रेरणा होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। फिर यहाँ आंतरिक उत्प्रेरण का या आंतरिक मोटिवेशन का बोल रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने, उसमें निपुणता पाने में मदद करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफी। ऑप्शन नंबर सी है उनमें चिंता और डर पैदा करके। ऑप्शन नंबर डी है प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। उम्मीद है आपने
कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता दिया होगा। हम लोग आंसर पे बढ़ते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। कोई मान लीजिए कोई शिक्षिका है, ठीक है, अब कोई शिक्षिका है वो अपने विद्यार्थी को आंतरिक रूप से प्रेरित कैसे कर सकती है, कैसे प्रेरित कर सकती है अध्ययन करने के लिए। तो अध्ययन करने के लिए उनमें व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने, यानी कि हर व्यक्ति का, हर बच्चे का गोल अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। किसी बच्चे को सिर्फ पास करने के लिए करना होगा, किसी बच्चे का मान लीजिए कि जो है होगा कि घर पे उसको चेतावनी दी गई कि इस बार अगर फेल हुए तो बहुत मार पड़ेगी। कोई बच्चा का अलग अलग लक्ष्य होगा, कोई उसके पापा बोले होंगे कि इस बार पास कर गया तो साइकिल दिलाऊंगा, कोई बच्चा होगा, तो सबका अलग अलग गोल है, ठीक है। तो उन्हें व्यक्तिगत लक्ष्य अपना निर्धारित करने को प्रोत्साहित करने देना कि तुम्हारा क्या गोल है। ये मान लीजिए अध्ययन करोगे तो आप मोटिवेट करोगे कि देखो ये अध्ययन करोगे तो तुम्हारे अंदर नॉलेज आएगा, कहीं भी जाओगे तो ये चीज़ आप अंदर से उसको अंदर आप लालच नहीं दोगे, ना ही उसको सामने बड़े बड़े सपने रखोगे, लेकिन उसको मोटिवेट करोगे लक्ष्य, खुद का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सारे बच्चे को। ऐसा ना हो कि जो है आप जैसे एक बच्चे को बोल दोगे तो सारे बच्चे, मान लीजिए आप बाहरी प्रेरणा दे रहे हो तो सारे बच्चों को गोल वही हो जाएगा कि मान लीजिए कि जो आप कर दोगे क्या, पास करोगे तो सबको पुरस्कार मिले, जो भी पास करेगा, जो भी ज़्यादा रैंक लाएगा तो उसको पुरस्कार मिलेगा। अब सारे बच्चों का ध्येय वही हो जाएगा। अब सब बच्चे मान लीजिए अलग अलग व्यक्तिगत लक्ष्य के लिए कर रहे हैं, तो उनमें अलग अलग लक्ष्य होगा, तो उसके अनुसार अपना कंपटीशन करेंगे, अपने हिसाब से उसके अनुसार वो पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब है उनमें निपुणता पाने में मदद करना। तो जो मान लीजिए उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया और उसको निपुणता, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो निपुणता प्राप्त करना है, ठीक है, जो चीज़ें उन्हें चाहिए वो चीज़ें उपलब्ध कराना, जो चीज़ वो करना चाह रहे हैं, मान लीजिए अध्ययन करना है, ठीक है, कोई बुक पढ़ना है, बुक को कंप्लीट करना है, कोई चैप्टर पढ़ना है, और तो उसका लक्ष्य निर्धारित करना है चैप्टर पढ़ के क्या करोगे तुम। और दूसरा उसके लिए जो है जो भी आप साधन उपलब्ध करा सकते हो, जितना मदद कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, वो करना। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होता है। ऑप्शन है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। ऑप्शन बी, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा का अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। ऑप्शन नंबर थर्ड है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ऑप्शन डी यानी 4 नंबर ऑप्शन, रट कर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण से करने में अच्छे बन सके। क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, मिटा दे रहा हूँ मैं। तो अब आप बताएंगे कि जो है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेंगे। पढ़ लिया, अब आंसर अपना लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी सीखने के लिए जो है जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए पसंद करें। यानी कि देखिए किसी प्रारंभिक कक्षा में एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है, क्योंकि 1 से 5 में आप एलिमेंट्री एजुकेशन की ही कर रहे हो। तो प्रारंभिक कक्षा में जो प्रभावशाली शिक्षक है उसका उद्देश्य विद्यार्थियों में क्या उत्प्रेरित करना है। तो विद्यालयों में ये उत्प्रेरित करना है या कि जो है बच्चे जो सीखने के लिए जिज्ञासु बने, ना कि कोई चीज़ पुरस्कार के लिए या फिर दंड के भय से सीखे, ठीक है। और रटने को भी ना ही मोटिवेट करना है, रटने के लिए मोटिवेट नहीं करना है। तो सीखने के लिए वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, यानी कि उनमें जो है वो कोई चीज़ सीखना हो इसके लिए वो सीखे या पढ़े, जो भी हो उस कोई चीज़ सीखना हो इसके लिए करें, ना कि जो है कोई पुरस्कार या रटने के लिए या दंड के भय से करें, ठीक है। तो ये हमारा विचार है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ से टिप्स देना चाहूँगा, जैसे कि आपको पता भी होगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जहाँ भी दंडात्मक उपाय का बात हो रहा है, ठीक है, वहाँ आप लोग बिल्कुल भी वो ऑप्शन, अगर पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा है तो वो ऑप्शन नहीं चुनेंगे, ठीक है। रटने को बोल रहा है वो ऑप्शन नहीं चुनेंगे। कोई परिभाषा याद करने, बुक को या रोट लर्निंग को प्रमोट कर रहा है वो ऑप्शन नहीं चुनेंगे, ठीक है। शिक्षक का जो है भूमिका एकदम डिक्टेटर या रूलर की तरह इस्तेमाल करने को बोल रहा है, ठीक है, वो ऑप्शन नहीं चुनेंगे। पॉजिटिव जहाँ पूछा है तो ये सारी चीज़ें जो है ऑप्शन में है तो उसको नहीं चुनेंगे। हाँ, निगेटिव होगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो ऑप्शन अगर दिया है, ठीक है, कि मान लीजिए रटने को प्रोत्साहित करेंगे, वो ऑप्शन सही होगा, ठीक है।
लेकिन अगर ये पूछेगा कि इसमें से कौन सा है, अब वो ऑप्शन दिया तो उस ऑप्शन को सीधे हटाएंगे, एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? ऑप्शन है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ऑप्शन बी है प्रतियोगितात्मक कक्षा, ऑप्शन नंबर थर्ड है निरंतर तुल्यात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक दंड। फिर आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर है हमारा सही, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है, यानी व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। अब देखिए, व्यक्ति सापेक्ष जब अधिगम होगा यानी कि हर व्यक्ति के अनुसार जो है अधिगम, ये विद्यालय प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है, ठीक है, उदाहरण है। वरना जो है प्रतियोगितात्मक, तो उनमें कंपटीशन ही होते रह जाएगा, बच्चे जो है कंपटीशन करते रह जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको कंपटीशन जरूरी है, लेकिन ये प्रभावशाली विद्यालय प्रथा का उदाहरण नहीं है, उनमें कंपटीशन नहीं, कंपटीशन करके सीखने को नहीं। मान लीजिए कोई बच्चा कम सीख पा रहा है तो वो जो है वो तो डिमोटिवेट हो जाएगा और वो जो है हो सकता है डिप्रेशन में चला जाए या उसको ह्यूमिलेट किया जाए बाकी बच्चों की तरह, ठीक है। तो ये सही तरीका नहीं है। निरंतर तुल्यात्मक मूल्यांकन जरूरी है, लेकिन तुल्यात्मक नहीं, एक दूसरे से कंपेरिजन नहीं, और शारीरिक दंड तो बिल्कुल सही हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये तीनों सही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है व्यक्ति सापेक्ष, यानी हर बच्चे के अनुसार अधिगम, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए और यही सही तरीका है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, विकास का सिर पदाभिमुख सिद्धांत, दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। मैं जब आपको डेवलपमेंट कराऊंगा टॉपिक, ठीक है, तो डेवलपमेंट टॉपिक में जब कराऊंगा तो आप देखेंगे कि जो है विकास का सिद्धांत मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें आप जो है देखेंगे कि जो विकास होता है या वृद्धि होती है आपकी, वो जो है सिर से जो है पैर की तरफ होता है, ठीक है ना। यानी पहले आपका ब्रेन विकसित होता है, फिर धीरे धीरे आपका शरीर का विकास होता है, ठीक है। इसके बारे में ये क्या कहता है? ऑप्शन है सिर से पैर की ओर, ऑप्शन बी है ग्रामीण शहरी क्षेत्र की ओर, ऑप्शन नंबर सी है सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन डी है विभिन्न से एकीकृत कार्य की ओर। इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ऑप्शन है सिर से पैर की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है वयस्कावस्था, ऑप्शन बी प्रारंभिक बचपन का समय, ऑप्शन सी है जन्म पूर्व का समय, ऑप्शन डी है मध्य बचपन का समय। तो इसको आप हिंदी में पढ़ोगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, इंग्लिश में पढ़ोगे आप तो ज़्यादा आपको आसानी होगी। ऑप्शन है एडल्टहुड, ऑप्शन बी है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, ऑप्शन सी है पेरेंटल पीरियड, ऑप्शन डी है मिडिल चाइल्डहुड पीरियड। तो इसका आंसर होगा, क्योंकि जब मैं आपको टॉपिक कराऊंगा तो इंग्लिश ज़्यादातर यूज़ करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपको आसानी हो, अच्छे से याद हो सके, क्योंकि इसके वर्ड थोड़े से ज़्यादा टफ और भारी है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों ने उम्मीद है कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। आपको कौन सा आंसर लगता है, सही हो या गलत, आपको पता हो या ना हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी अर्ली चाइल्डहुड का समय जो है, प्रारंभिक बचपन का समय, वो जो है भाषा के विकास के लिए जो है सबसे संवेदनशील समय है। यानी कि जब बच्चे, अगर मान लीजिए आप जो है बच्चे, जो प्रारंभिक बचपन का समय होता है, यानी कि अब 6 ईयर के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो समय जो है भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप 6 ईयर के बाद से, जब 6 ईयर से 9 ईयर के आसपास का जो समय है, वो समय भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। बच्चे जो है भाषा पे अर्जित तो कर चुके होते हैं, लेकिन उस पर मानकता प्राप्त करते हैं, उसकी मानकता प्राप्त करते हैं। बच्चे धीरे धीरे सही शब्दों का उच्चारण और उसमें दक्षता प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये समय सबसे इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, और आज का लास्ट प्रश्न हमारा, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रक्रिया का परिणाम होंगी, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, ऑप्शन बी है अनुशासन और पौष्टिकता, ऑप्शन सी है आनुवंशिकता और पर्यावरण, ऑप्शन डी है वृद्धि और विकास। इसका आंसर मुझे नहीं लगता कि किसी को कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा भी, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इस
जो मैंने पहले प्रश्न कराया हुआ है, ठीक है, वही प्रश्न है, एग्जैक्ट वही सेम टू सेम प्रश्न है, बस लैंग्वेज घुमा दिया है प्रश्न का, बस बाकी क्वेश्चन सेम है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिए हैं। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर, आपको जैसा कि पता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण। आपको पता है कि बच्चे का जो वृद्धि और विकास जो होता है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया, यानी कि जो इंटरेक्शन होता है, जो कार्य होता है उनके बीच जो प्रक्रिया होती है, प्रतिक्रिया, उसका परिणाम होता है। ठीक है, किसी बच्चे को मान लीजिए आप, मान कितना ही एक ही जुड़ा हुआ बच्चे हो या कोई भी बच्चा हो, ठीक है, अगर उस कितना ही अच्छा हेरिडिटी हो लेकिन उसको अच्छा वातावरण ना मिले, ठीक है, तो वो नहीं हो सकता, नहीं अपना जो है हेरिडिटी क्या करता है, हेरिडिटी आपको जो डिसाइड करता है, सीमा निर्धारित करता है। यानी कि जैसे क्या आपका जो है, आपके माता पिता आपके की हाइट जो होगी, ठीक है, या आप माता पिता के बालों का कलर, उससे आपके बालों का कलर डिसाइड होता है, हाइट डिसाइड होती है। अब हेरिडिटी जो है आपकी जो सीमा निर्धारित कर देगी आपको कि जो है आपका हाइट इससे इसके बीच होगा। हाइट माता पिता से ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि माता पिता पे ही जाए, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपके हेरिडिटी में आपके जो है दादा दादी नाना नानी की क्षेत्र पहले के समय में किसी का हाइट लंबा होगा तो उससे तब आ जाता है इनहेरिटेंस के द्वारा। लेकिन जो है हाइट जो है हेरिडिटी से ही डिसाइड होता है, हाइट जो हो गया और बालों का कलर वगैरह, आँखों का कलर, ये सारी चीज़ें हाइट से डिसाइड होती है। तो अगर किसी बच्चे का मान लीजिए हाइट उसके माता पिता का अच्छा हो, लेकिन वो उस बच्चे को ना एक्सरसाइज करने दिया जाए, ना सिर्फ जो है नॉर्मल जो बॉडी एक्टिविटी को प्रोत्साहित ही ना किया जाए, बॉडी एक्टिविटी कराया ही नहीं जाए, तो उसका हाइट ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ऊपर से उस पर ज़्यादा वजन आ जाए। ठीक है, तो अब जैसे देखते होंगे कि आप बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों के वातावरण और हेरिडिटी का एक मैं उदाहरण दे देता हूँ। अब आप छोटे छोटे बच्चों का आप देख लो, छोटे छोटे बच्चों का देख लो, क्या उनमें जैसे आजकल बच्चे छोटे छोटे मोबाइल देखने शुरू किए हैं, क्या उनमें हेरिडिटी से है क्या कि पिताजी या माँ मोबाइल देख रहे होंगे तो, या दादाजी देख रहे होंगे तो इसलिए उनके में आएगा? नहीं ना, वो अपने आसपास देखते हैं कि सारे लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, सारे लोग मोबाइल में लगे पड़े हैं, टेक्नोलॉजी में लगे पड़े हैं, तो वो देख के जल्द सीख लेते हैं, उनकी क्षमता इतनी विकसित है। लेकिन जो उनकी दिमागी क्षमता है वो अपने माता पिता से ही आई है। ठीक है, ये सीखने की क्षमता है वो उनके में माता पिता से है। ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का आपको जो है क्रिया का उदाहरण है। जैसे कि जो है एक बच्चा कंप्यूटर चलाना सीख रहा है या मोबाइल चलाना सीख रहा है, तो उसको जो है आप जो है अगर मान लीजिए उसको बचपन से ही, जैसे कि हम लोग अपने समय की बात कर रहे हैं, तो हम लोग के समय में मोबाइल था क्या? ठीक है, ये इतने स्मार्टफोन थे क्या? तो हम लोग के बचपन में इतने स्मार्टफोन वगैरह बहुत बाद में शुरू हुआ है। तो हम लोग, एक तो फ़ोन नहीं था, टेलीफोन हम लोग के समय में था। ठीक है, और बाद में आया तो सैमसंग वाला पतला सा फ़ोन, ठीक है, रिलायंस का फ़ोन आया, पतला सा एक फ़ोन होता था, तो सिर्फ उससे कॉल हो पाता था, उसमें इतने गेम वगैरह फीचर नहीं थे। तो क्या हम लोग फ़ोन चलाना भी ना आता था, बाद में धीरे धीरे हमने सीखा। तो क्या हमारे माता पिता चलाते थे क्या? नहीं, लेकिन हमने चलाना सीखा। फिर हमारे जो बच्चे हैं आगे की पीढ़ी, वो उन्होंने उससे भी ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया हुआ है अपने क्षमता में, क्योंकि वो देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हेरिडिटी में नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट से मैंने क्रिया करके सीखा या हमारे बच्चे सीखते हैं। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का हम लोग प्रोडक्ट होते हैं, एक सम्मिलित रूप कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो है आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि कितना स्कोर है आपका। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं रिसोर्स आपको एश्योर करता हूँ कि आपने वीडियो अगर पूरा देखा होगा, आपने जैसे मैंने एफर्ट डालने को बोला था एफर्ट डाला होगा, बिल्कुल आप जो है आपकी जो है सफलता कोई नहीं रोक सकता। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।